गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था 1 मई से 10th के सारे सब्जेक्ट चालू कर दिए जाएंगे। तो आज अपन पहला सब्जेक्ट का वीडियो शेयर कर रहे हैं। आपका विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान क्लास 10th भारत के संसाधन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे उनकी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को शेयर करने की भी कोशिश करें, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं जो गांव में रहते हैं या जहां कोचिंग संस्थान की व्यवस्था नहीं है तो वहां तक ये जो वीडियोस के माध्यम से बच्चे अगर शिक्षित हो सकें तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का पहला चैप्टर भारत के संसाधन। आज अपन जानेंगे भारत के जो संसाधन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पहले चैप्टर के जो विकल्प होंगे, जो ओटी आती हैं पेपर में, जैसे कि आप लोगों का प्रश्न रहता है कि सर ओटी कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, तो ये ओटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखेंगे पहले, सबसे पहले दिया है इसमें कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। अच्छा, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी है, ये नहीं है प्रश्न, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें पहला है वायु और जल। देखिए कौन सा कारक है ऐसा जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। वायु और जल ये तो मृदा के निर्माण में सहयोगी है। सड़े गले पेड़ पौधों तथा जीव जंतु हैं, ये भी सहयोगी हैं। सेल और तापमान ये भी हैं। लेकिन ये देखिए पानी का इकट्ठा होना, ये मृदा के निर्माण में सहयोगी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पानी का इकट्ठा होना। इसमें चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हो, जो परीक्षा के समय आपको बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने में भी सहायता करेंगे। नोट्स बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप नोट्स बनाएं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़रूर नोट करें, जिससे कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, आपके जो प्रश्न उत्तर रहते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स होंगे वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। नंबर 2 में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए इसमें अपन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो डेल्टा क्षेत्र हैं तथा गंगा के जो मैदान हैं वहाँ सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये 2017 में बोर्ड परीक्षा में और प्रश्न पूछा गया था ओटी में। तो इसका देखिए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्राय किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए डेल्टा प्रदेश हैं, पठारी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, डेल्टा प्रदेश। देखिए नीचे लिखा हुआ है उत्तर करके नंबर 1 डेल्टा प्रदेश। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मानव सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करता है। नंबर 1 भौमजल, नंबर 2 महासागरीय जल, नंबर 3 पृष्ठीय जल और नंबर 4 वायुमंडलीय जल। तो सबसे ज़्यादा जो मानव उपयोग करता है वो करता है पृष्ठीय जल का। ठीक है, ये इसका उत्तर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसका आप राइट लगा सकते हैं, ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ देखिए ये आपका लिखा है ना, भौमजल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल और वायुमंडलीय जल। तो आप इसमें से आंसर सेलेक्ट करेंगे पृष्ठीय जल, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप 5वां, केवलादेव घाना पक्षी बिहार स्थित है, 2009 में पूछा गया था। ठीक है, इसका उत्तर है राजस्थान में। ठीक है, इसमें उत्तर लिखा नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद अब अपन आते हैं फिलअप, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और इसमें से कोई एक प्रश्न आपके एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहला जो खाली स्थान है उसे पढ़ेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था
में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो आपको ब्लू कलर से लिखा है पॉइंट के जस्ट आगे, वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो ब्लू कलर से दिया गया है यही इसके अंदर में भरा जाएगा। नंबर 2, सामाजिक वानिकी योजना को, अब ये खालिस्तान है, से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है सामाजिक वानिकी योजना को? विश्व बैंक से। तो यहाँ पर अपन क्या फिल कर देंगे? विश्व बैंक। नेक्स्ट आता है अपना वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित होता है। तो इसमें क्या आएगा? UNDP, ये आंसर होगा। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ये इसके नीचे दिए गए हैं क्योंकि साइड से जगह न होने के कारण इनको नीचे सेट कर दिया गया है। तो दोस्तों अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं फिलअप, मतलब खालिस्तान पूरे हो जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये पहला चैप्टर के जो OT हैं वो कंप्लीट हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा OT होंगे उन्हें हम लास्ट वीडियोस में आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि उसको लास्ट वीडियो में इसलिए जोड़ा गया है कि जो परीक्षा जो उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं या जो OT हैं जो अलग से पूछी जाती हैं उनको हमने वीडियो के लास्ट में बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये सही जोड़ियाँ हैं। देखिए सही जोड़ियों का जो मिलान है वो भी उसमें आता है। तो सबसे पहले देखिए इनके मैंने उत्तर नोट कर दिए हैं। पहले का क, दूसरे का ग, तीसरे का खा, चौथे का अड़ा और पांचवे का घा। तो देखेंगे कार्बेट, कार्बेट कहाँ है? ये उत्तराखंड, मतलब ये सामने का सामने ही नोट कर दिया है। दचिगाम, इसका गा है जम्मू और कश्मीर में। मानस, मानस का आएगा अपना खा, असम। पेरियार चौथे का देखेंगे अपन क्या है? अड़ा वाला, केरल। उसके बाद वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, इसका क्या आएगा? घा वाला, चंद्रपुर। राइट, ये OTओं को आप मैच कर लें। ये ऊपर आंसर दिए गए हैं, सबसे पहले ये जोड़ियां मिलाओ और उनके आंसर, उसके बाद नीचे मैचिंग दी गई है। यानी आप फेयर में अच्छे से नोट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आप फेयर बनाएं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सेल्फ नोट्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 1.5 लाइन में इसका उत्तर देना होता है। तो देखिए सबसे पहले अपना जो प्रश्न है वो है मृदा का अपरदन। मृदा अपरदित कैसे होती है? मृदा का अपरदन से क्या तात्पर्य है? किस तरीके से मृदा का अपरदन किया जाता है? देखेंगे बहते हुए जल। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो जल बहाकर ले जाया जाता है, चाहे वो बाढ़ के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी, जैसे बाढ़ नहीं है तो जैसे आपने गांव में देखा होगा खेतों में पानी बहाकर ले जाया जाता है, और हवा है, तथा जीव जंतुओं वह मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने या उड़कर अन्य रूप में हो जाने, रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन से जो तात्पर्य है वो आपको मैं उसमें समझा देता हूँ, डिटेल्स में थोड़ा देख लेंगे। मृदा का जो अपरदन है उसका कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जैसे अपनी जो मिट्टी है खेत में या ज़मीन में जहाँ भी अपनी मिट्टी होती है वहाँ, तो वो उपजाऊ मिट्टी है, उसके अंदर उपजाऊ की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर किसी, जैसे मानो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के माध्यम से जो पानी है वो मिट्टी के ऊपर से बहेगा, तो साथ में जो उपजाऊ मिट्टी है उसके ऊपरी परत को बहाकर साथ में ले जाएगा, तो उसकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसके अलावा आपने देखा होगा कई बार हवा आती है और तूफ़ान आ जाते हैं, तो इनके माध्यम से जो मिट्टी के ऊपरी परत का जो हट जाना है, मिट्टी के ऊपरी परत का जो कटाव है, मिट्टी के ऊपरी परत का जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? मृदा का अपरदन। तो इसे आप फेयर वर्क में नोट करें तो इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाकलापों द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के परत को कट जाने या बह जाने या उड़कर अन्य रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ये आपको 1 नंबर में प्रश्न या 2 नंबर में ये अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है अपना मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मृदा संरक्षण क्या है। अब मृदा संरक्षण के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे संरक्षण का अर्थ क्या है। तो देखिए मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। संरक्षण का एक सीधी सी भाषा में देखा जाए तो इसका आंसर है सुरक्षा। जैसे अभी अपन ने प्रश्न पढ़ा था मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा के अपरदन को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। आप इसे इस भाषा में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइंस की लैंग्वेज में या आपकी उसी भाषा में आंसर देना है तो उसके लिए देखेंगे
मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। प्राकृतिक जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो प्राकृतिक जो संसाधन थे, जैसे पानी की भी कमी है, झरने के द्वारा पहले जो पानी की पूर्ति हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में पानी की भी बहुत कमी है, क्योंकि जनसंख्या का तेज़ी से और बढ़ोतरी जनसंख्या की काफ़ी तेज़ी से होने के कारण काफ़ी प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहे हैं या विनाश हो रहा है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना अति आवश्यक हो गया है। तो यह योजना अपनी मृदा संरक्षण कहलाती है, जो प्रकृति के संसाधनों को और विनाशकारी होने से बचाए, उसे अपन क्या कहेंगे? मृदा का संरक्षण। उसके अलावा तीसरा प्रश्न आता है आपका, भौम जल पाने के स्रोत। भौम जल मतलब भूमि का जल, भूमि के अंदर का जल। तो भूमि के अंदर को जल को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कुआं होते हैं, हेडपंप हैं, समरसेबल्स लगी हुई हैं। तो उनके द्वारा आप जो भूमि का जल है उसे आप ऊपर ले आते हैं धरातल पर। और मानव उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि में भी, सिंचाई में, बागवानी में, उद्योगों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट। तो ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, 2-2 नंबर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखो 2017 में ये आया है, 2015 में मृदा संरक्षण वाला आया है। तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? मतलब ये संशोधित वन नीति मतलब जो वन मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, इसमें क्या है संशोधित वन नीति में कि पर्यावरण में किस प्रकार के सुधार लाने हैं, कौन कौन सी समस्याओं को हल करना है, किस प्रकार की नए नियम लागू करने हैं, ये संशोधित वन नीति के अंदर आता है। तो 1988 में 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, वनों की नई नीतियां घोषित की गई। इसके मुख्य आधार थे, मतलब इनके जो उद्देश्य थे वो ये थे कि पहला उद्देश्य ये था उनका कि पर्यावरण में स्थिरता लाओ। पर्यावरण में स्थिरता नहीं थी, जगह जगह पेड़ न होने के कारण उन्हें पेड़ होने का वजह उन्हें पेड़ों को काट दिया जाता था, पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह स्थित कर दिया जाता था। तो इनसे क्या होता था, पर्यावरण में स्थिरता नहीं थी। दूसरा उनका उद्देश्य था जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करो। जैसे कुछ जीव जंतु आपने देखे होंगे कि बिल्कुल विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में वन मंत्रालय ने एक नीति घोषित की और उनमें दूसरा जो उद्देश्य था उनका ये था कि जीव जंतुओं और प्राकृतिक जैसी धरोहरों की सुरक्षा करो, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करो। जैसे आपने देखा होगा कि जंगल जो होते हैं वो काटे जाते हैं। अब जंगलों को काटने में सबसे ज़्यादा जो अहम स्थान होता है वो होता है जनसंख्या, अपनी जो आबादी है। जैसे किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता था, तो अपनी उसके लिए लकड़ियों का जो प्रबंध करना है वो अपन गए जंगल में और किसी प्रकार से उन्हें काट लाए। तो इस चीज़ की लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अगर उन्हें प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाए तो हरे भरे जंगल नहीं काटे जाएंगे। अब उनकी बुनियादी ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? जैसे कहीं पेड़ हैं सूख चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो ऐसे पेड़ों को काट कर और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए दे दिया जाए, तो जहाँ तक है जो वन हैं उनको नहीं काटा जाएगा। तो ये 3 उद्देश्य से संशोधित वन नीति 1988 वन नीति नई घोषित की गई थी। अगला प्रश्न आता है अपना 5वां, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या था? सामाजिक वानिकी योजना की जो सफलता थी उसका जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो देखेंगे सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ये था, वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई जाए। वनों के जो कानून हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जो लोग हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं उनको सख्त तरीके से रोका जाए। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुफ्त की जो चराई पर रोक लगाई जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा हिमालय क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई की जाती है, उन्हें रोका जाए, और पशुओं की जो मुफ्त चराई हो रही है उन्हें भी रोका जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। ये सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के 2 मुख्य आधार थे। अगला प्रश्न आता है अपना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई? तो देखेंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई। वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी के द्वारा उसकी सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। यहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, स्नातकोत्तर की और डॉक्टरेट की भी उपाधि प्रदान की जाती है।
इन प्रश्नों को आप फेयर वर्क में नोट करते जाएं, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न कंप्लीट सोशल साइंस का पहला चैप्टर है। इसमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं हो सकता है। और उसके अलावा भी अगर लगता है हमें कि कोई प्रश्न बाहर से पूछा जाएगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। देखेंगे अपन आगे का क्वेश्चन। अब अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपन ने पढ़ लिए। अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करके बताइए। देखिए, मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, मतलब मिट्टी, अपनी जो मिट्टी है देखा होगा आपने, तो ये कई परतों में विभाजित है। तो इनके जो परतों के विन्यास एवं उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जैसे सबसे ऊपर की जो परत है जो अपन को दिखाई देती है मिट्टी की, उसको अपन ऊपरी मृदा कहते हैं। दूसरी परत को उपमृदा कहा जाता है। और उसके अलावा नीचे तीसरी परत है, उस तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ, और चौथी परत को मूल चट्टानी पदार्थ कहा जाता है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो सबसे ऊपर की मिट्टी है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, इसमें ह्यूमस की प्रधानता होती है, मतलब इसमें ह्यूमस पाया जाता है, और जैव पदार्थों की भी प्रधानता इसमें पाई जाती है। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानी टुकड़े, बालू, गाद और अन्य चिकनी मिट्टियाँ मिली होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, दूसरी परत, उपमृदा। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थों का पाया जाना होता है। अगला देखेंगे, ये इसका चित्र दिया है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को। देखिए, सबसे पहले इसमें देखो, ये ऊपरी जो ह्यूमस लिखा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसमें जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो निकल कर आई हैं ऊपर, ये चित्र दिया है, आपको लेयर में डिवाइड करके दिखाया है। पहली जो परत है, देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड देखेंगे, उसमें लिखा है ऊपरी मृदा, मृदा की ऊपरी परत। उसके बाद उपमृदा, अपक्षयित सेल पदार्थ, बालू, खाद, चिकनी, ये कई टुकड़े प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप उपमृदा कहेंगे। अंध स्तर, इसमें कहेंगे आप अपक्षयित सेल पदार्थ और आधारी सेल जो अपक्षयित नहीं होते हैं, मतलब ये सबसे चौथी परत है। राइट, इसे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी मृदा परिच्छेदिका समझा दिया है। देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो ये जो प्रश्न है वो अगर आप ना भी पढ़ें ना भी देखें तो इसका आंसर आप बहुत सटीक लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को देखें तो उसमें जो मिट्टी का महत्व है वो क्या है, उसे आप बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। फिर भी एक नज़र डालते हैं, देखेंगे मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर किसानों के लिए संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही प्राप्त होती है। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। मतलब ये है कि मिट्टी से हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इनडायरेक्ट मिलती हैं, जैसे ऊन। अब डायरेक्ट मिट्टी में तो ऊन लगती नहीं है, लेकिन मिट्टी पर लगी हुई घास को कौन खाता है, भेड़। और भेड़ हमें क्या देती है, ऊन। यदि आप उसे भोजन पानी खाना ना दो तो वो हमें ऊन नहीं दे सकती। तो अपन या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मृदा पर ही निर्भर हैं। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं। रेशम के जो कीड़े हैं वो अपन को रेशम जब दे पाएंगे ना, जब वनस्पति पर बैठेंगे, वनस्पति के यूज करेंगे तभी तो दे पाएंगे। और वनस्पति मृदा पर है, वनस्पति कहाँ है, मिट्टी पर है। तो वो थर्ड स्टेप में अपन को उसका पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो सीधा सा आधार बनता है कि समस्त मानव जीवन अपना मृदा पर ही निर्भर है। भारत में लाखों घर मिट्टी के भी बने हुए हैं। जहाँ गांव में देखा होगा आज से कई सालों पहले या आज भी कई पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ घर मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो मिट्टी का एक महत्व वहाँ भी अपन को देखने को मिलता है। हमारा पशुपालन उद्योग
पशुओं को अपन जो पालते हैं तो वो भी मिट्टी के घरों में रखा जाता है। कृषि, वनोद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्कॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चंस को आप, ये बहुत सटीक भाषा में आंसर लिखा गया है और बहुत ही सरल भाषा में है। इसे आप अपनी फेयर में अच्छे से नोट करके रखें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न हैं जो बहुत सटीक आंसर देने पर काफ़ी अच्छे नंबर लाने में आपको सहयोग करते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे इन्हें बहुत अच्छी सेल्फ लैंग्वेज में भी लिखना पसंद करते हैं। तो जैसा आपको सूट करे वैसा आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है अपना, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर देखेंगे। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है, किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सबसे पहले अपन लाल मिट्टी को पढ़ेंगे। देखेंगे यह मिट्टी शुष्क होती है, मतलब ठंडी, और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। जो चट्टानें बदल जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनकी जो टूट फूट होती है उससे ये लाल मिट्टी बनती है। और यह मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी का स्कोप है। लाल मिट्टी वहाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार आप इन्हें पॉइंट में भी लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 डाल के। वैसे आपको नंबर 1, 2 में ही लिखना है, क्योंकि मैंने लाइनिंग बना रखा है, उसमें नंबर 1, 2 नहीं डाला है। आप उसमें ये डाल सकते हैं, 1, 2 नंबर से आप इन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे। उसके अलावा इस मिट्टी में बाजरा की फसल सबसे अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। इसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? बाजरा की। और इसमें गहरा लाल रंग है मिट्टी में इसमें, तो इसमें कपास, गेहूँ और दालें भी बहुत अच्छी पैदावार करती हैं। अब आते हैं अपनी लेटेराइट मिट्टी। तो देखेंगे लेटेराइट मिट्टी को। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। मतलब कि जो लेटेराइट मिट्टी है वो ऐसे प्रदेशों में, ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहां सर्दी, गर्मी, बरसात का जो मौसम है वो बारी बारी से आता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश भी पर्याप्त होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में गहरी लेटेराइट जो मिट्टी है उसमें देखेंगे लोहा है, ऑक्साइड है, पोटास की मात्रा भी अधिक होती है। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में और निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुर्ग जिले कहाँ पाई जाती है देखेंगे, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। उसके अलावा देखिए इस मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कौन कौन सी होती है? चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज और चाय, कहवा आदि जो फसलें हैं वो लेटेराइट मिट्टी में बहुत अच्छी और उच्च मात्रा में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय। संरक्षण का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। संरक्षण का अर्थ अपन ने जब पढ़ा था ना मृदा का संरक्षण, तो उसमें मैंने बताया था कि संरक्षण का अर्थ क्या है? सुरक्षा, मतलब उसकी रक्षा करना। तो देखेंगे जल एक मूल्यवान संपदा है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जल एक अनमोल संपदा हुई, इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी होती हैं। जैसे पृथ्वी पर जीवन का जो आधार है वो जल है। जीवन पृथ्वी पर ही क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे जल है। यदि अपन देखें तो किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ जल की मात्रा और इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन है, इन चीज़ों की मात्रा ना होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जल है, ऑक्सीजन है ना। तो आगे देखेंगे इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके प्रमुख उपाय भी हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ से बिल्कुल अगवा करा दूं कि पानी, जल बहुत ही मूल्यवान संपदा है। इसे जितना अच्छे से बचा कर रखोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए जल पूर्ण रूप से उपलब्ध रहेगा।
इसे बचाने के कौन कौन से जो उपाय हैं वो देखेंगे। वर्षा जल का संग्रहण करें तथा इसके अपवाह को रोको। गाँव में देखा होगा वर्षा जल का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। गाँव में ट्यूबवेलों में जो कुआं होते हैं वहाँ भर दिया जाता है। खेतों में गड्ढों में जो गड्ढे छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, खड्डे खोदकर उनमें उसका इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके अलावा उनका कई चीज़ों में यूज किया जाता है। छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों का वैज्ञानिक प्रबंध करो, उनका वैज्ञानिक प्रबंध करो और वहाँ जल को इकट्ठा करो। सिंचाई वगैरह के काम में ये जल प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल को प्रदूषण से बचाओ, क्योंकि शहर में चलने वाली फैक्ट्रियाँ, गंदगी, ये सब जल में इनका जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सब नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे जल अपना प्रदूषित होता है। तो जल संरक्षण के प्रमुख उपाय आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अपना, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। अब ये आपस में सारे प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है, क्या आप बता सकते हैं कि वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। देखिए, वर्षा जल का संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहाँ यह भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। वर्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसानों की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो वर्षा है। पानी के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुआं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ देखिए, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अब बारिश का जल आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसे साफ करके लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उससे आप आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों में सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे वर्षा का जल अपन इकट्ठा करके रखें और बाय द वे किसी सीजन में वर्षा बहुत ना के बराबर है, कम मात्रा में हो रही है, तो सिंचाई के समय काम आ सकता है। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती है। इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिससे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखो आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं, उनमें साफ जाहिर हो रहा है कि वर्षा जल से अपन किस किस प्रकार के फ़ायदे उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण का अर्थ मैंने आपको अभी भी बताया था, संरक्षण का अर्थ है सुरक्षा। और ये प्रश्न एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, क्योंकि कई बार संरक्षण का प्रश्न पूछा जा चुका है और इनमें से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। अब वन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मानव के द्वारा दिया गया है, ये प्राकृतिक है। तो जो प्रकृति की अमूल्य देन है या महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग, मतलब आज पृथ्वी के 100वें भाग में से 25% जो भाग था वो वनों से ढका हुआ था। किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास, कल कारखाने के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी पर केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। वनों की इस कमी के कारण भूअपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर यूँ देखा जाए तो वन आपको सुरक्षित भी रखते हैं, जैसे बाढ़ों को कंट्रोल करना, मतलब बाढ़ आने से रोकते हैं, और जिस क्षेत्र में वन है वहाँ आंधी तूफान की भी आपदा कम होती है। और देखेंगे अगला, पहले 25% अपनी धरती पर वन थे, लेकिन अब केवल 15% वन रह गए हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो मानव की है। क्योंकि आवश्यकता लगी खेती की तो उन्होंने वन को काटा और उसे खेती में बदल दिया। आवश्यकता लगी कि कोई फैक्ट्री बनानी है तो वन काट लिए और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। मकान बनाना है तो वहाँ से वन हटा दिए और अपना मकान बना लिया। तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वनों को काटने में वो किसकी है, मानव जीवन। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी कंप्लीट करें। अगला प्रश्न आता है अपना, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। अब आपने आसपास देखा होगा कि ऐसे कई उद्योग धंधे चल रहे हैं जिनमें जो कच्चा माल आता है वो वनों से आता है। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी से कितने धंधे चल रहे हैं, जैसे फर्नीचर का कारखाने चल रहे हैं, है ना, ये गोंद वगैरह के जो कारखाने चल रहे हैं, पशुओं के लिए जो चारा मिलता है वो, ये सारी चीज़ें, बबूल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, ये तारपीन, चंदन, चमड़ा, बूटियाँ, औषधि, ये सब आता कहाँ से है, ये सब जंगलों पर आधारित है। इसलिए इन उद्योगों को अपन कहेंगे कि ये वन आधारित उद्योग हैं।
तो वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला हैं। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग धंधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। वनों पर निम्न उद्योग धंधे निर्भर हैं, जैसे वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर, बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस, सफ़ेद सनोवर से दिए सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम उद्योग, महुआ की छालें, बबूल, गोंद, चंदन, तारफीन, केवड़ा, ये सारे उद्योग वनों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि इन्हें जो कच्चा माल चाहिए वो उन्हें वनों से ही प्राप्त होगा। जैसे तेंदुपत्ता है, बेंत है, शहद, मोम आदि, ये लघु उद्योगों का भी विकास वनों से ही हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है आपका, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखेंगे, वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन जलवायु के ठंडे प्रभाव को रोकते हैं, गर्म व तेज हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि वर्षा का योग बनता है और वर्षा होती है। इस प्रकार वन जलवायु को नियंत्रण करते हैं। राइट। नेक्स्ट देखेंगे। अभी प्रश्न पढ़ा था आपने दिसंबर 1988 की वन नीति के जो उद्देश्य थे वो क्या थे। अब अगला प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। 7 दिसंबर 1988 को घोषित वन नीति की जो विशेषताएं थी वो क्या थी कि सबसे पहले तो वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण के क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। आदिवासियों और निर्धनों के पारस्परिक अधिकार बरकरार रखे जाएं। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारत, लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। अब जो लोग आदिवासी हैं जो रह रहे हैं उन्हें घर मकान नहीं है, तो वो वनों से प्राप्त लकड़ी से ही अपना घर बनाकर रहने की व्यवस्था बनाते हैं, तो उनके लिए सरकार को एक अलग योजना बनाई जाए। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को अनुमति न दी जाए। ग्रामीण में जो कुटीर उद्योग हैं उन्हें छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को अनुमति प्रदान न की जाए। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। उद्योगों को जो रियायती दरें हैं उन पर वन उत्पाद जो चल रहे हैं प्राप्त करने के लिए उन पर रोक लगाई जाए। वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखा जाए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। क्या है ये योजना, देखेंगे इसे। सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण की यह योजना है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी और शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना है। तो ये योजना किसकी योजना है, वृक्षारोपण की योजना। तो देखिए एक नारा लगाया गया था, हर बच्चे के लिए एक पेड़। तो स्कूल व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार व प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों, रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई पर रोक एवं पशुओं की मुफ्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई। हर बच्चे के लिए एक पेड़ का अर्थ है कि स्कूल में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उन बच्चों के द्वारा 10 पेड़ लगाए जाएँ। तो ये उनका योजना थी। तो सामाजिक वानिकी योजना का जो अर्थ है वो किससे है, सामाजिक वानिकी योजना का जो है अर्थ वृक्षारोपण की योजना से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आता है अपना, भारत में मिट्टियों के प्रकार। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। लगभग 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, जिनमें से नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी। यह कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, इसे अपन देखेंगे। यह मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यही मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत 40% भाग सम्मिलित है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है और उत्तरी मैदान में जमा की गई है। हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदियों ने अपनी मुहानों पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं और जलोढ़ मिट्टियाँ सामान्यतः सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की पहली मिट्टी है। देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं।
इसकी विशेषता देखिए, सबसे पहले इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत पाया जाता है और गाद तथा मृतिका चौक मिट्टी मिली होती है। नंबर 2, यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 3, इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी होती थी। इसमें कुएं खोदना और नहरें निकालना सरल होता है, अतः यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। इसकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हो गई। अब इसका विवरण देखेंगे कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। विवरण में देखिए, यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। तो देखिए, अपन ने ये पढ़ा जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं और विवरण। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ जलोढ़ मिट्टी की ही विशेषताएं और विवरण को समझाइए। तब आपको ये पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, उसकी डेफिनेशंस, उसकी परिभाषा और उसका विवरण बताना है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसे टुकड़ों में भी परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक अपनी जो सेल्फ नोट्स तैयार करें। तो उनमें हो सकता है आप अगर चाहो तो इसे डिवाइड करके भी नोट कर सकते हो, अन्यथा आप इसे पूरे प्रश्न को एक ही आंसर में दे सकते हो। अगला आता है अपना काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला है, अतः इसे काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। इस मिट्टी में मैग्मा के अंश, लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी है। इस काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी विशेषता देखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन मृतिका, चीका मिट्टी के पदार्थों से हुआ है। इसकी अधिक समय तक नमी धारणा करने की क्षमता प्रसिद्ध है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके प्रमुख पोषक तत्व हैं। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है ओटी में कि कपास वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आप उसमें आंसर लिखेंगे काली मिट्टी को। या काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब अपन विवरण देखेंगे। विवरण में क्या है, यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग में यह मिट्टी आसानी से पाई जाती है। तो अपनी 2 मिट्टी कंप्लीट हो गई। अब अपन तीसरी को देखेंगे, लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, ये मिट्टी कंप्लीट है। अब अपनी इसकी विशेषताएं देखेंगे। यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होने के कारण उसके ऑक्साइड में बदलने से इसका रंग लाल हो जाता है। और नंबर 3 देखेंगे, इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों से हुआ है। जो क्रिस्टलीय सेल थे उनसे हुआ है। अब गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है तथा उच्च भूमियों पर यह असंगठित कंकड़ों के समान है। अगला देखेंगे पॉइंट, इसमें लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। विवरण इसका कहाँ कहाँ है, यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये देखेंगे। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में और मद्रास आंध्र प्रदेश में, मद्रास में आंध्र प्रदेश में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड के छोटे नागपुर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए क्षेत्रों में लाल मिट्टी का फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, लेटेराइट मिट्टी। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। यह घास और झाड़ियों में पैदा होने के लिए उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में, तमिलनाडु के कुछ भाग, उड़ीसा तथा उत्तर में छोटा नागपुर के कुछ भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेघालय में भी लेटेराइट मिट्टी मिलती है। मेघालय में भी कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता देखेंगे, यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। देखेंगे अब विवरण। इन मिट्टियों में को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है। ठीक है, अब आती है 5वीं मिट्टी, ये है अपनी मरुस्थलीय मिट्टी।
यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। विशेषताएं क्या हैं इसकी? यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में जमा हुई है। यह बालू प्रधान मिट्टी है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। अगर सिंचाई की सुविधा इसे नहीं मिली तो ये जो मिट्टी है वो बंजर ही रहेगी, और सिंचाई की सुविधा से इसे बहुत अच्छा उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ आदि अच्छी तरीके से पैदा हो जाती हैं। इसका विवरण देखिए। यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। कौन सी मिट्टी? अभी इसके बारे में पढ़ रहे थे, मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद छठवीं मिट्टी आती है अपनी पर्वतीय मिट्टी। देखेंगे, यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। यह मिट्टी कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग के अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल, कांकड़ा आदि में भी पाई जाती है। विशेषताएं: यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। यह मिट्टी चावल, गेहूं व आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। कहीं कहीं चाय की खेती भी इससे की जाती है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। देखिए, अब अपना प्रश्न आता है मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या करनी है। अब इसमें अपन को पूरी डिटेल्स बतानी है। देखेंगे, मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण। देखिए, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण किस प्रकार हैं, पहले तो उन्हें देखेंगे। वनों का नाश कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। मतलब ये कि वनों का विनाश किस लिए किया जा रहा है? घर बनाने, भूमि का विस्तार करने, खेती विस्तार करने के लिए, इमारत बनाने के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो विनाश है वो काय का हो रहा है? वन का। फलतः पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे। सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण पर नियंत्रण न रखने से भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है। इससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। अगला पॉइंट, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। अच्छा, झूमिंग कृषि का क्या अर्थ है, इसे आप डिटेल्स में समझ लें। झूमिंग कृषि का अर्थ है जैसे एक स्थान पर अपन ने खेती की और उसकी उपजाऊ फसल निकली और उसे अपन इस्तेमाल करके वहाँ से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह फिर से वहाँ से जंगलों को काट दिया और फिर से वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर दिया। इसे अपन झूमिंग कृषि बोलते हैं। मतलब एक जगह खेती करने के बाद उस जगह वो खेती दोबारा नहीं करेंगे, अन्य जगह जाकर वनों को काटेंगे और वहाँ फिर से खेती करना प्रारंभ करेंगे। इसे अपन झूमिंग कृषि कहते हैं। पवन अपरदन इस तरह का कटाव वनस्पति का आवरण हटने से होता है। भूगर्भ में पानी की सतह से अत्यधिक नीचे चले जाने से भी वायु अपरदन होता है। भारी वर्षा, मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह से होता है। पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव और अनंत बाढ़ का कटाव। इसका मृदा संरक्षण देखेंगे अपन। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से जो हानि हुई है वो प्राकृतिक संसाधनों को हुई है। अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों को भी प्रयोग में लाना। वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना। नदियों पर बांध बनाकर जल की तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोकना। पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना। खेतों की ऊंची मेड़ बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। इन चीज़ों से अपन मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। राइट।
अगला टॉपिक देखेंगे। आपके अगर कोई भी जैसे प्रश्न रह जाता है या किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आपको समस्या आ रही है या किसी भी प्रश्न का कोई शब्द या किसी का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे डायरेक्ट कमेंट करें और प्रश्न नंबर डाल दें, तो उस प्रश्न को हम आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे। और वैसे जहाँ तक है बहुत अच्छे से एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। बस आप इसकी फेयर बना के लिखने की हैबिट करें और रेगुलर से प्रैक्टिस में बनाएं ताकि आप एक भी प्रश्न को नहीं भूलेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? देखिए, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत तो पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, 4 स्रोत हैं। चारों को पढ़ लेते हैं अपन, देखते हैं। पृष्ठीय जल क्या है? नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियां सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। भारत की प्रमुख नदियों और झीलों का विवरण आपको निम्न प्रकार से समझा दिया गया है, देख लेंगे आप। सिंधु नदी, गोदावरी, ये इन नदियों के बारे में डिटेल दी है, आप एक बार में देख लें और अच्छी तरह इन्हें क्लियर कर लें। ये झीलें हैं, ये इनकी लंबाइयाँ हैं। राइट, उसके बाद देखेंगे अपन वायुमंडलीय जल, भौम जल पढ़ रहे थे। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसका 60% भाग ही मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शेष सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभ्युदय चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं तथा ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के लिए अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अपना और भौम जल हो जाता है। उसके बाद वायुमंडलीय जल यह वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता है, जिसे अपन भाप के रूप में देख सकते हैं। अगला आता है अपना महासागरीय जल, जो देश के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन, मत्स्य उद्योग के में होता है, जिसे अपन महासागरीय जल कहते हैं। जल संसाधन का महत्व, मानव जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए जल का उपयोग पीने के लिए, मानव जीवन के लगभग 50% क्रियाकलापों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जीवन जीने के लिए भोजन एक आवश्यक अनिवार्य रहता है। भोजन की प्राप्ति कृषि उपज वनस्पति द्वारा होती है। कृषि हेतु जल आवश्यक है। अतः जल का मानव जीवन में उतना ही बहुत महत्व है। परिवहन साधनों और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में भी इसकी महत्वपूर्णता रही है। इस प्रकार जल का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में विकास के प्रत्येक आयामों में है। अतः जल ही जीवन है, यह कथन सत्य है। अगला, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संसाधन संपत्ति अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता और उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्राय संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युतीय प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के लिए अभी जो आपने प्रश्न पढ़े थे लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक 4, आप उसे एक बार वीडियो को बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपना वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए, अभी जो बताया था प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। देखिए, लकड़ी वनों से डायरेक्ट प्राप्त होती है। लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है, जैसे कि सागौन है, साल है, देवदार है, शीशम की लकड़ी, ये अपन को डायरेक्ट वनों से प्राप्त होती है। गौण पदार्थों की प्राप्ति जैसे गोंद, शहद, चमड़ा रगड़ने वाली आदि चीज़ें भी अपन को वनों से डायरेक्ट प्राप्त होती हैं। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री जैसे मैंने बताया था कि घास, सनोवर, बांस वगैरह आदि, जो चमड़ा है, बबूल है, गोंद है, ये सारी चीज़ें अपन को वनों से प्राप्त होती हैं, जो कई उद्योगों के आधार हैं। चारागाह, वनों से अपन को जानवरों के लिए चारागाह भी प्राप्त होता है। रोजगार, वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से कच्चे माल प्राप्त करके लकड़ियों से कई फर्नीचर, खिलौने बनाकर वो बाहर बेचते हैं और उससे अपनी रोजगार की प्राप्ति होती है। राजस्व की प्राप्ति, सरकार को वनों से राजस्व और रॉयल्टी के रूप में भी करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा का अर्जन में भारत की बनी हुई वस्तुओं को बाहर जाकर बेचना हो तो इससे अपन को विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। अब वनों से अप्रत्यक्ष लाभ देखिए, जलवायु को सम बनाए रखना,
मतलब कि वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं और गर्मी सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक हैं। वनों में सहायक वनों की नमी से उन पर गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं। बाढ़ों से रक्षा, रेगिस्तान के प्रसार नियंत्रण में सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है तो मानव सभ्यता की रक्षा करनी है और वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। तो यहाँ पे अपन को अप्रत्यक्ष रूप से वनों से कई प्रकार के लाभ हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आप, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों को आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये देखिए, ये आपको दिया गया ना, सरकार द्वारा वन संरक्षण। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए थे। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% किया गया था। नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना। 7 दिसंबर 1988 को नव वन नीति भी घोषित की गई थी। उसके मुख्य उद्देश्य थे जो अपन ने ऊपर पढ़े थे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1965 में। ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने नीचे डाल दिए हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये दिया गया है, ठीक है। इनको आप वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट करें क्योंकि ये वर्ड लाइन फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। वन्य प्राणी संरक्षण, वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वनों के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों को भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने का खतरा है। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है। इसलिए वन्य जीव जंतुओं को उनके मूल प्राकृतिक रूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। इसे आप बहुत अच्छे से नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इसको वन्य प्राणी संरक्षण को उपाय देखिए। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की जाए और जीव प्रबंधन में योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। ये कई प्रयास हैं। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है। कुछ प्रश्न और कुछ ओटियाँ आपकी बची हुई हैं इस चैप्टर की, जिन्हें हम आने वाली वीडियोज़ में आप तक पहुँचाएँगे। अब आप विशेष ध्यान रखें कि इस वीडियोज़ को आप सेल्फ नोट्स में बदल दें। आप इससे सेल्फ नोट्स बनाएं और फेयर बनाते जाएं। रेगुलर आपको एक चैप्टर सोशल साइंस का और मिलता जाएगा। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो लास्ट के आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो अभी अपन ने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। सोशल साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया गया है और मैथ का ये दोनों विषय हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, पहली यूनिट्स। अब नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी विद्यार्थी पढ़ने से पीछे ना रहे। धन्यवाद।